नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यूपीआई और ई संजीवनी जैसे ऐप आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने में अत्यधिक मददगार साबित हुए। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने वेस्ट टू वेल्थ को स्वच्छ भारत अभियान का महत्वपूर्ण आयाम बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। नागालैंड और मेघालय में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री कल कर्नाटक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए 16,800 करोड़ रुपए से अधिक जारी करेंगे। और केपटाउन में महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 157 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान करने और प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 98वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से देश में जन भागीदारी के मायने बदल गए हैं। श्री मोदी ने हरियाणा के दुल्हेड़ी गांव के सफाई अभियान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। उन्होंने ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के स्वयं सहायता समूह का उदाहरण दिया। इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीजें बनाती हैं। ये इनके लिए स्वच्छता के साथ ही आमदनी का भी जरिया बन रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ई संजीवनी ऐप पर इलाज के लिए परामर्श लेने वालों की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है, जो बड़ी उपलब्धि है। ई संजीवनी ऐप से दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की शक्ति आज देश के प्रत्येक कोने में देखी जा सकती है। श्री मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई की सक्षमता पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब कई देश इसे अपना रहे हैं। भारत के यूपीआई की ताकत भी आप जानते ही हैं। दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकर्षित हैं। कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंक लॉन्च किया गया। अब सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने देश के स्वर्णिम इतिहास से युवाओं को जोड़ने की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश की कई परंपराओं को फिर से अपनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मन की बात कार्यक्रम लोक भागीदारी का असाधारण मंच बन गया है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में प्रदान किए गए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि श्रोताओं को वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों का उपयोग कर त्योहार मनाने का संकल्प याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश सरकार के रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य में विकास परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दे रही है। मेले में उत्तर प्रदेश पुलिस के चयनित उप निरीक्षकों और नागरिक पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों, प्लाटून कमांडरों और दमकल विभाग में सेकेंड ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रतिभाशाली युवा वर्ग से लगातार मिल रहे नए विचारों से सरकारी तंत्र अधिक कुशल बन रहा है। ये प्रतिभाशाली युवा सरकारी सिस्टम में नए विचार लेकर के आ रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित आज के रोजगार मेले का विशेष महत्व है। ये रोजगार मेला 9,000 परिवारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। इतना ही नहीं है, बल्कि यूपी में सुरक्षा की भावना को और ज्यादा मजबूत कर रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि पिछले 6 वर्ष में उनकी सरकार ने राज्य में 5.5 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इनसे लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में आज गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले श्री सिसोदिया से ब्यूरो के अधिकारियों ने 2021-22 की आबकारी नीति में अनियमितताओं के सिलसिले में कई घंटे पूछताछ की। आबकारी नीति को वापस ले लिया गया है। इससे पहले पिछले वर्ष 17 अक्टूबर 2022 को भी उनसे पूछताछ की गई थी। दिल्ली आबकारी नीति का मामला पिछले साल उस समय शुरू हुआ जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस बारे में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उन्होंने आबकारी नीति में अनियमितताओं का हवाला देते हुए जांच कराने की सिफारिश की थी। नागालैंड और मेघालय में कल होने वाले विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान कर्मी चुनाव सामग्री लेकर मतदान केंद्रों पर रवाना हो गए हैं। दोनों राज्यों में मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। नागालैंड में 60 सीटों की विधानसभा में से 59 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 13 लाख से अधिक मतदाता 183 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नागालैंड में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की 305 कंपनियां तैनात की गई है और भारत म्यांमार सीमा पर भी चौकसी तेज कर दी गई है। सीईओ वी शशांक शेखर ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की एक टुकड़ी तैनात किया गया है। प्रदेश में कुल 2315 मतदान केंद्र है। इनमें से 777 अति संवेदनशील है और 720 मतदान केंद्रों को संवेदनशील माना जा रहा है। सीईओ ने ये भी कहा कि आधे मतदान केंद्र को वेबकास्टिंग या वीडियोग्राफी से कवर किया जाएगा। कल होने वाले चुनाव में 4 महिलाओं समेत कुल 183 उम्मीदवार मैदान में है। कल 59 सीटों के लिए मतदान होगा क्योंकि भाजपा पहले ही एक सीट निर्विरोध जीत चुकी है। आसानू के साथ मैं मानस प्रेम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, कोहिमा। इस बीच आज वोखा जिले में चुनाव कर्मियों का एक वाहन पलटने से चालक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मेघालय में कुल 3,419 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 36 महिलाओं सहित कुल 369 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस बीच प्रशासन ने शांतिपूर्ण और स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करने के लिए करीब 1,000 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। मतदान केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बलों की 119 कंपनियां तैनात की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत की क्षमता को आज पूरी दुनिया मान रही है। उन्होंने कहा कि श्री गांधी को देश के बारे में अभी और बहुत कुछ जानना चाहिए। राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा में, और इस यात्रा में जम्मू कश्मीर में चारों तरफ उनको लहराता हुआ तिरंगा दिखता है कि जिस जम्मू कश्मीर में पहले कोई तिरंगा नहीं लहराता था, आर्टिकल 370 को छू के दिखाओ, तिरंगा को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा। इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के सहयोगी और उनके नेता देते थे। आज अगर उसी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को हजारों हजार तिरंगे दिख रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इसके पीछे क्या कारण है, इसकी चिंतन भी राहुल गांधी को करना होगा। भाजपा प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी आलोचना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी करेंगे। इसके साथ ही योजना के अंतर्गत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 16,800 करोड़ रुपए से अधिक सीधे जमा हो जाएंगे।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश के किसानों के सहयोग और उनके बेहतर जीवन के लिए मदद जारी रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने यह योजना वर्ष 2019 में शुरू की थी। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष किसानों के खाते में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार समृद्धि और रोजगार सृजित करने के लिए उद्योग आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि अगर उद्योग शुरू से ही उत्पादों की पहचान कर सरकार के साथ मिलकर पूंजी निवेश करें तो स्टार्टअप टिकाऊ होंगे। श्री सिंह आज नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 37वें स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक जैव विनिर्माण केंद्र बनने के लिए तैयार है और ये वर्ष 2025 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल होगा। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्ष में भारतीय जैव अर्थव्यवस्था 8 गुना बढ़ी है। भारत ने पिछले वर्ष अप्रैल से दिसंबर तक 52 करोड़ 38 लाख डॉलर मूल्य के प्याज का निर्यात किया है। ये वर्ष 2021 की इसी अवधि की तुलना में 16% अधिक है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि केवल प्याज के बीज के निर्यात पर प्रतिबंध है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अनुमति से ही इसका निर्यात किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संपन्न हो गया। 3 दिन के अधिवेशन में विभिन्न राज्यों के लगभग 15,000 प्रतिनिधियों ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार विमर्श किया। अधिवेशन में कई मुद्दों पर पार्टी के रुख और भविष्य की रणनीति के बारे में 6 संकल्प स्वीकार किए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने समापन भाषण में कहा कि कांग्रेस संविधान के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राजस्थान के बीकानेर का दौरा करेंगी। वे बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को संबोधित करेंगी। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 9 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर उसे लोकप्रिय बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में बंजारा समुदाय के धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती के 2 दिन के समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह आज शुरू हो गया। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश से बंजारा समुदाय के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। संत सेवालाल महाराज का जन्म 15 फरवरी 1739 को कर्नाटक के शिवमोगा जिले में सरगुंडनकोप्पा में हुआ था। 2020 महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 157 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने ताजा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में 3 विकेट पर 59 रन बना लिए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 156 रन बनाए। बेथ मूनी ने नाबाद रहते हुए सर्वाधिक 74 रन की पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका के लिए शबनम इस्माइल और मेरीजैन कैप ने 2-2 विकेट लिए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 11,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर और शून्य से नीचे के तापमान में आज आयोजित पहली हिम मैराथन में 135 लोगों ने भाग लिया। ये मैराथन भद्रवाह पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर आयोजित की गई। भारत की अध्यक्षता में G20 के महिला 20 समूह की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेजा ने कहा है कि कल से छत्रपति संभाजी नगर में शुरू हो रही 2 दिन की प्रारंभिक बैठक में G20 के 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता, महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए पूंजी और प्रतिष्ठा इस बैठक का मुख्य विषय है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यूपीआई और ई संजीवनी जैसे ऐप आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने में अत्यधिक मददगार साबित हुए हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने वेस्ट टू वेल्थ को स्वच्छ भारत अभियान का महत्वपूर्ण आयाम बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। नागालैंड और मेघालय में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री कल कर्नाटक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए 16,800 करोड़ रुपए से अधिक जारी करेंगे। और केपटाउन में महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 157 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।